नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जय भगवान। आज आपका सोशल साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम 10वीं के इतिहास विषय के पहले पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 10वीं कक्षा में पहला विषय है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका प्रश्न उत्तरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है उसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स पेज नंबर 28 पर इन प्रश्नों को दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है ज्यूसेप्पे मैत्सनी के बारे में बताइए। तो ज्यूसेप्पे मैत्सनी वह इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बाहर निकाल दिया गया। इसके पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की और उसके पश्चात पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई था, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने स्वतंत्र राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मैटरनिख एक जगह का नाम है, मैटरनिख में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मैटरनिख ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो ये था ज्यूसेप्पे मैत्सनी के बारे में। प्रश्न पहले का ख भाग, इसमें काउंट कैमिलो दे कावूर के बारे में पूछा गया है। तो काउंट कैमिलो दे कावूर इटली में प्रमुख मंत्री था, जिससे इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वैचारिक तौर पर न तो वह क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतावली अभिजात वर्ग मतलब जो सामंत थे, जो अमीर वर्ग था, कि तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा में कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर इमैनुअल ने उसे 1852 में सार्डिनिया पीडमाउंट जगह का नाम है, सार्डिनिया पीडमाउंट का प्रधानमंत्री बना। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षणिक, कृषि के विकास के लिए कार्य किए तथा सेना में सुधार किए। उसने फ्रांस व सार्डिनिया पीडमाउंट, ये जगह का नाम है, सार्डिनिया पीडमाउंट के बीच में एक कूटनीतिक संधि की। वह इन कूटनीतिक चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। 6 जून 1861 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 में इटली की संसद ने विक्टर इमैनुएल को इटली का सम्राट घोषित किया और इटली का एकीकरण संभव हुआ। सार्डिनिया पीडमाउंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हराने में कामयाब हुआ। जो भाग है वो है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। प्रश्न पहले का गे भाग यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर टिप्पणी करनी है। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय संभावनाओं का संचार किया। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आजादी के लिए संघर्ष 1821 में शुरू हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ
पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। विद्यार्थी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुरानी जितनी सभ्यता हुई है उनमें यूनान की सभ्यता भी विकसित सभ्यताओं में इसकी गिनती होती है। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने में भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हुई। अंततः 1832 की कस्तूनतनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। तो ये यूनान में दो राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। तो एथेंस में जो है राजतंत्र था और स्पार्टा में सैनिक तंत्र था। प्रश्न पहले का ही गह भाग है, फ्रैंकफर्ट संसद से आप क्या समझते हैं? फ्रैंकफर्ट संसद के ऊपर टिप्पणी कीजिए। तो जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों में फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया गया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सधे जले जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद में सेंट पॉल चर्च आयोजित किया गया था। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रखना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाया की कोशिश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं के साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, उन्होंने मजदूरों कमजोरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उसका समर्थन खो बैठे। अंत में प्रशा के राजा के इनकार करने के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिससे उदारवादियों व राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। प्रशा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे यह संसद भंग हो गई। तो इसके बाद जो प्रश्न है वो है पहले प्रश्न का ड भाग, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? इसका उत्तर है राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपनी राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अपने अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक जगह में खड़े होने दिया गया। तो ये थे महिलाओं की भूमिका। अब आपके अभ्यास का ही प्रश्न नंबर 2 है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो ये एनसीईआरटी की बुक पेज 28 पर प्रश्न दिए गए हैं कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो उत्तर है इसका, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों ने एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम निम्नलिखित थे। नंबर 1, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी
दूसरा पॉइंट है इसका, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तीसरा पॉइंट, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथी बात, नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। पांचवा, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। और छठा, आंतरिक आयात और निर्यात। आयात का मतलब क्या है, जब हम किसी दूसरे देश का बना हुआ सामान मंगवाते हैं। निर्यात क्या है, जब हम अपने देश का बना हुआ सामान दूसरे देश में बेचते हैं। तो जब हम किसी देश से आयात कराते हैं तो हमें नुकसान होता है, लेकिन जब हम किसी देश को निर्यात करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट होता है, फायदा होता है। तो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। तो किसी भी देश में जब कोई व्यापार या सामान बाहर भीतर भेजा जाता है तो उस पर टैक्स लगता है, नॉर्मली कस्टम टैक्स जिसे कहते हैं, टैक्स लगता है, तो वो समाप्त कर दिया गया तथा भार तथा नापने की एक नई व्यवस्था लागू की गई। सातवां पॉइंट है, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। जो अलग अलग, जो यूरोप में जो अलग अलग, फ्रांस में अलग अलग लोगों की जातियों की जो बोलियां थी, भाषाएं थी, उनको मना कर दिया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की भाषा बन गई। यानी कि फ्रांस में फ्रेंच जो भाषा है वही राजकीय भाषा, सरकारी भाषा बन गई। तीसरा प्रश्न है, मारियान तथा जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? तो इसका उत्तर है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का रूप लिया। इनमें मारियन और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो यानी कि ये एक केवल सोच है और कल्पना है, वास्तव में नहीं है। मारियान यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता, एक गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारियान इनकी जो मारियान जो लोग थे, जो कपड़े पहनते थे, वो स्वतंत्रता और गणतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर, अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपनी तादाद में इनकी तालमेल स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों पर, डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। तो मारियान कोई स्त्री नहीं थी, ये केवल एक कल्पना थी। स्वतंत्रता का विचार था, ये स्वतंत्र गणतंत्रता का एक चिन्ह था। दूसरा है जर्मनिया। यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्ति में, यानी कि जिन्होंने आंखों से देखा था, वह बलूत वृक्षों के पत्तों को मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मनी बलूत वीरता का प्रतीक है। उसके हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई है वे उस पर लिखा हुआ था, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता और न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। मारियान फ्रांस की थी। प्रश्न चौथा है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। इनकी जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में, कैसे जर्मन टूट गया था फिर बाद में एक हो गया था, किस तरह से। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, उत्तर है इसका, जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार हैं। पहला, जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। दूसरा, संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। तीसरा, जर्मन लोगों में 1848 से ही राष्ट्रीय भावना जागृत की गई। इससे यहाँ के मध्यम वर्ग का योगदान अधिक है।
चौथा, उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया, जिसमें वो सफल भी हुए। पांचवा, इस प्रक्रिया में पर्शा के बड़े भूस्वामियों ने भी अपनी पूर्ण सहयोग दिया था। पर्शा ने, छठा पॉइंट है इसका, पर्शा ने राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे नया स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। सातवां, इस प्रक्रिया के जनक पर्शा एक जगह का नाम है, पर्शा के जो प्रधानमंत्री थे ऑटो वान बिस्मार्क, उन्होंने इसमें पर्शा की सेना और नौकरशाही की मदद की। आठवां, इस प्रक्रिया में पर्शा एक राष्ट्र का नाम है, पर्शा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किए तथा सफलताएं प्राप्त की। नौवां, 18 जनवरी 1871 में वर्साई एक जगह का नाम है, वर्साई में पर्शा अभी एक जगह का नाम है, पर्शा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। 10वां पॉइंट है, वर्साई के महल के शीश महल यानी कि हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क, प्रधानमंत्री जो बिस्मार्क था जर्मन का, ने जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य के निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की। 11वां पॉइंट है, इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। और 12वां पॉइंट, इस प्रक्रिया में पर्शा का राज्य एक प्रमुख शक्ति के केंद्र बन गया। 5वां प्रश्न है पहले पाठ का, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था में ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। पिछले वीडियो में मैंने नेपोलियन के बारे में विस्तार से बताया है। तो नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया वहां उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। उनके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित थे। पहला, प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था को नेपोलियन ने नष्ट कर दिया। दूसरा, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए उसने निम्न तथा उच्च वर्ग के भेदों को खत्म किया, क्योंकि उस टाइम में फ्रांस के समाज 3 स्टेट्स में बना हुआ था, तो वो सारे भेद उसने समाप्त कर दिए। तीसरा पॉइंट, 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार प्राप्त कर दिए, क्योंकि जो राजतंत्र था कि राजा का बेटा राजा बनेगा वो खत्म कर दिया। तीसरा, 1804 में नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। उसने कानून के